नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्बनाइजेशन के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इससे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में बनते हैं, प्री में भी बनते हैं, मेंस में भी बनते हैं और आपके क्लरिकल या बाकी एग्जामिनेशन में भी बनते हैं। तो विस्तार से हम देखेंगे अर्बनाइजेशन क्या होती है, इसके क्या टाइप्स होते हैं और कौन कौन से चैलेंजेस हैं और कैसे हम अर्बनाइजेशन को और ज़्यादा सस्टेनेबल बना सकते हैं। सारी चीज़ों को विस्तार से कवर करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, फार्मा, क्लोज की तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इससे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात आती है कि अर्बनाइजेशन होती क्या है। अर्बनाइजेशन एक प्रोसेस है जहाँ पे जो सिटीज़ में या अर्बन एरियाज़ में लोग आते हैं रहने के लिए, उनकी जो पॉपुलेशन है उसमें जब एक ग्रोथ होती है, उस प्रपोर्शन, पॉपुलेशन की प्रपोर्शन में जब ग्रोथ होती है तब उसको हम अर्बनाइजेशन बोलते हैं। बेसिकली ये एक प्रोसेस है जब गांव देहात से लोग छोड़ के सिटीज़ में या अर्बन एरियाज़ में आके रहने लगते हैं, उसको हम अर्बनाइजेशन बोलते हैं। और इसके साथ साथ अर्बनाइजेशन में हम इस बात को भी कंसीडर करते हैं कि गांव देहात को छोड़ के लोग जब शहरों में आ रहे हैं तो वो कैसे सोसाइटी को अफेक्ट करता है और इसके साथ साथ वो एनवायरनमेंट को कैसे अफेक्ट करता है। तो अर्बनाइजेशन में हम एक प्रोसेस को भी देखते हैं और फिर हम ये भी देखते हैं कि किस प्रकार से ये प्रोसेस सोसाइटी और एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती है। कौन सी प्रोसेस कि जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है, जो गांव देहात से लोग सिटीज़ या अर्बन एरियाज़ में आके रह रहे हैं, उनका प्रपोर्शन इंक्रीज़ हो रहा है, वो जो प्रोसेस है उसको हम अर्बनाइजेशन बोलते हैं। और इसी अर्बनाइजेशन के कंसेप्ट में हम ये भी देखते हैं कि किस प्रकार से ये जो प्रोसेस है कि गांव देहात से लोग छोड़ के सिटीज़ या अर्बन एरियाज़ में आ रहे हैं, वो कैसे सोसाइटी और एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है। हमारे भारत में अर्बनाइजेशन जो है वो पिछले कुछ दशकों से, डिकेड्स का मतलब होता है दशक, दशक मतलब 10 साल, तो पिछले कुछ दशकों से काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ, रैपिडली ग्रो हो रही है। इंडियन सिटीज़ और टाउन्स में जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है रूरल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में। और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि रूरल इंडिया को या रूरल एरियाज़ को, गांव देहात को छोड़ के लोग शहरों में आके बसना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। इसका कारण क्या है, इसको हम आगे से विस्तार से देखेंगे। 2011 के सेंसस के मुताबिक अर्बन पॉपुलेशन भारत में टोटल पॉपुलेशन की 31.2%, 31.2% थी। यानी टोटल हमारे भारत में जितने लोग हैं उनमें से 31.2% जो है वो अर्बन एरियाज़ में या सिटीज़ में, शहरों में रहते हैं। लेकिन 2030 तक ये एक्सपेक्टेड है कि ये जो परसेंटेज है या 40% तक हो जाएगी। यानी कि 2030 तक हमारे भारत की 40% जो पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज़ में रहेगी। तो अब हम देखते हैं कि इनकी क्लासिफिकेशन क्या है, अर्बनाइजेशन की, अर्बन टाउन्स की क्लासिफिकेशन क्या है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें इंसाइट प्रोवाइड करती है भारत के अर्बनाइजेशन के पैटर्न्स को समझने के लिए। सबसे पहला आता है सेंसस टाउन। देखिए, सेंसस टाउन किसे कहेंगे? ऐसा एरिया जहाँ पे एटलीस्ट 5000 लोगों की पॉपुलेशन हो, 5000 लोगों की पॉपुलेशन हो, 400 पर स्क्वायर किलोमीटर का वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी हो। पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी हो? 400 पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी एक जो स्क्वायर किलोमीटर है वहाँ पे 400 लोग रहें, टोटल 5000 पॉपुलेशन हो। और यहाँ पे जो 75% पॉपुलेशन है वो मेल वर्किंग पॉपुलेशन की हो, यानी 75% जो पुरुष हैं वहाँ पे वो काम करते हों, वर्किंग पॉपुलेशन हो, और वो नॉन एग्रीकल्चर जो परसूट्स हैं, ये जो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर हैं वहाँ पे इंगेज हों। रूरल एरिया में ज़्यादातर एग्रीकल्चर किया जाता है, लेकिन सिटी हम उसको कहेंगे या सेंसस टाउन हम उसको कहेंगे जहाँ पे जितने भी टोटल पॉपुलेशन है या मर्द हैं उनमें 75% जो है वो मेल वर्किंग पॉपुलेशन के हों। अब यहाँ पे कृपा करके देखिए, यहाँ पे तुम इक्वालिटी वाली बात मत लेके आए कि आप सर मर्दों की बात क्यों कर रहे हो। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये प्रॉपर जो डेफिनेशन मैंने पढ़ी है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ये मेरी अपनी डेफिनेशन नहीं है। तो जो डेफिनेशन मैंने पढ़ी है वहाँ पर मेल था तो मैंने यहाँ पर मेल लिख दिया। बेसिकली मैं खुद इन चीज़ों के खिलाफ हूँ कि सिर्फ मेल को ही प्रेफर क्यों किया जा रहा है। मेरा इन चीज़ों पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, एक मैंने मेंस्ट्रुअल लीव के ऊपर वीडियो बनाई है और दूसरा जो वुमेंस के रिजर्वेशन है, अभी हाल ही में जो रिजर्वेशन उनको मिली है इलेक्शंस में, उसमें ये दो मैंने वीडियोस बनाई हैं। इनको आप देख लीजिएगा। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, वो आपको समझ में आ जाएगा। दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो बेसिकली ये मेरे अपने शब्द नहीं हैं, अब जैसा मैंने पढ़ा है वैसा मैं आपको एज इट इज़ बता रहा हूँ, क्योंकि जो डेफिनेशंस हैं वो एग्जामिनेशन के लिए एज इट इज़ ही पढ़ने पड़ती हैं। तो अब यहाँ पे दोबारा आते हैं सेंसस टाउन पे। ऐसा टाउन होगा जहाँ पे पर स्क्वायर किलोमीटर क्या पॉपुलेशन डेंसिटी होगी? 400 पर स्क्वायर किलोमीटर, और पॉपुलेशन वहाँ पे एटलीस्ट 5000 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। और जितने भी पॉपुलेशन है उसमें से 75% जो मेल है वो वर्किंग पॉपुलेशन होनी चाहिए और वो किसी भी नॉन एग्रीकल्चर परसूट में इंगेज होने चाहिए। फिर आता है स्टैट्यूटरी टाउन।
ये ऑफिशियली डेजिग्नेट किया जाता है रिलेवेंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूट का मतलब ही होता है लॉ, स्टैट्यूट का बेसिकली मतलब क्या होता है, लॉ। तो अब लॉ कौन बनाएगा, ऑब्वियसली गवर्नमेंट बनाएगी। तो एक ऐसा टाउन जिसको डेजिग्नेट किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अब इस प्रकार के जो टाउन है यहाँ पे कॉर्पोरेशन या म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं जो कि लोकल गवर्नमेंट की तरह काम करती हैं। फिर आता है सैटेलाइट टाउन। अब ये जो टाउन होते हैं ये एक कोई बड़ा लार्ज अर्बन सेंटर है, उसकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है बिल्कुल साथ में। जैसे मान लो ये एक बड़ा अर्बन सेंटर है, इसके बगल में ऐसे करके एक छोटा सा टाउन है, इसको हम क्या कहेंगे, सैटेलाइट टाउन कहेंगे। एक बड़ा लार्ज अर्बन सेंटर है, उसके बगल में जो छोटा सा टाउन है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या हुआ, नज़दीक या नज़दीकी। तो एक बड़े अर्बन सेंटर की क्लोज प्रॉक्सिमिटी, नज़दीकी में जो एक टाउन होगा उसको हम क्या कहेंगे, सैटेलाइट टाउन। और ये जो सैटेलाइट टाउन है ये अपनी इकोनॉमिक या सोशल एक्टिविटीज़ के लिए ये जो बड़ा लार्ज अर्बन सेंटर है इसके ऊपर डिपेंड होगा। तो ऐसे टाउन को हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट टाउन। फिर आता है अर्बन एग्लोमेरेशन। देखिए ये कंटिन्यूस अर्बन एरिया होते हैं सिटी या टाउन के, या फिर कोई एक एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री है किसी टाउन या सिटी की और उसी के अंडर कोई छोटा फ्रिंज या रूरल एरिया आता है। एक बड़ा क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री, एक बड़ा आप मान के चलो कि टाउन या सिटी है और उसी के एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री में एक छोटा सा ऐसा रूरल एरिया या फ्रिंज एरिया है, तो उसको हम बोलते हैं अर्बन एग्लोमेरेशन। ये कंटिन्यूस अर्बन एरिया है सिटी का या टाउन का। आउटग्रोथ की बात करें अगर हम, तो एक स्मॉल सेटलमेंट होती है जो किसी लार्ज टाउन या सिटी के एडजेसेंट होती है। एक बड़ा टाउन या बड़ी सिटी है, उसके बगल में एक छोटी सी सेटलमेंट है, उसको हम क्या कहेंगे, आउटग्रोथ। और ये जो सेटलमेंट है ये इस बड़े टाउन या सिटी से ही ग्रो होके आई है, लेकिन ये गवर्नमेंट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए एक सेपरेट एंटिटी की तरह देखा जाता है। मतलब ये इसी की ही उपज है, लेकिन इसको इसके साथ नहीं देखा जाता, इसको इससे अलग देखा जाता है गवर्नमेंट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए। तो एक स्मॉल छोटी सी सेटलमेंट है किसी बड़े टाउन या सिटी के बिल्कुल एडजेसेंट, बिल्कुल बगल में, क्या बोलेंगे, आउटग्रोथ बोलेंगे। अब देखो पहले भी हमने देखा, लेकिन वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो सेम थी, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है गवर्नमेंट के द्वारा वो अलग है, ये फ़र्क है। अब हम बात करते हैं ओवर अर्बनाइजेशन की। देखिए ओवर अर्बनाइजेशन का मतलब एरिया है कि अर्बन एरियाज़ जो हैं वहाँ पे एक्सेसिवली उन्हें डेवलप किया जा रहा है, लेकिन अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेवलपमेंट तो ठीक है, मगर उसके लिए वहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें ओवर यूटिलाइज़ किया जा रहा है। मतलब उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि नेचुरल रिसोर्सेज फ्यूचर के लिए बचे ना बचें, अभी जितना भी हैं उसको यूटिलाइज़ करो, सब ख़त्म कर दो। ओवर यूटिलाइज़ किया जा रहा है नेचुरल रिसोर्सेज को ऐसे अर्बन एरियाज़ को एक्सेसिवली डेवलप करने के लिए, इसको हम ओवर अर्बनाइजेशन बोलते हैं। जितनी अर्बनाइजेशन की ज़रूरत है उससे कई गुना ज़्यादा अर्बनाइजेशन यहाँ पे हो रही है, ओवर अर्बनाइजेशन बोलते हैं। फिर आता है सब अर्बनाइजेशन। सब अर्बनाइजेशन क्या होती है, सब अर्बनाइजेशन अर्बनाइजेशन की एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे जो अर्बन एरियाज़ हैं आर ग्रोइंग आउटवर्ड्स एंड रूरल एरियाज़ आर बिकमिंग अर्बनाइज्ड। जो ऑलरेडी अर्बन एरियाज़ हैं वो ग्रोइंग आउटवर्ड, मतलब यहाँ पे अब वो अर्बनाइज तो हैं, लेकिन अब वो बात नहीं रही है कि अब जैसे मान लो कि कहीं पे गंदी स्मेल आ रही है, कहीं पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, तो वहाँ पे वो एरियाज़ जो हैं वो अब अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं या बेसिकली उसको मेंटेन नहीं किया जा रहा है। मगर जो रूरल एरियाज़ हैं वो धीरे धीरे अर्बनाइज होते जा रहे हैं, इसको बोलते हैं सब अर्बनाइजेशन। जो ऑलरेडी अर्बनाइज एरियाज़ हैं उन्हें हम नहीं संभाल पा रहे हैं, लेकिन जो रूरल एरियाज़ हैं हम उन्हें अर्बनाइज कर रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, सब अर्बनाइजेशन। काउंटर अर्बनाइजेशन, ये बेसिकली बिजनेसेस की या लोगों की एक मूवमेंट है कि हम अर्बन से रूरल एरियाज़ की तरफ जाएं। ऐसे आपने कई लोग देखे होंगे कि काफ़ी समय शहरों में रहते हैं, फिर उसके बाद उनका मन नहीं लगता है और दोबारा अपने गांव देहात में आ जाते हैं। मूवमेंट ऑफ पीपल एंड बिजनेसेस फ्रॉम अर्बन टू रूरल एरियाज़, अर्बन एरियाज़ को छोड़ के अब वो दोबारा रूरल एरियाज़ में आ रहे हैं, इसको हम बोलेंगे काउंटर अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन प्रोसेस था
कि हम गांव देहात को छोड़ के अर्बनाइज्ड एरियाज़ में जा रहे हैं, तो काउंटर किया जा रहा है इसको, ठीक है, इसके खिलाफ कोई काम किया जा रहा है। तो इसके खिलाफ क्या होगा कि अब अर्बन एरियाज़ को छोड़ के हम रूरल एरियाज़ में आ रहे हैं, तो इसे बोलते हैं काउंटर अर्बनाइजेशन, मूवमेंट ऑफ पीपल एंड बिजनेसेस फ्रॉम अर्बन टू रूरल एरियाज़। अब हम बात करते हैं कि भारत में जो अर्बनाइजेशन है वो बाकी जो देशों की अर्बनाइजेशन है उससे कैसे अलग है और कैसे यूनिक है। सबसे पहला आता है रैपिड रेट ऑफ अर्बनाइजेशन। देखिए 2023 तक हमारा भारत पूरी दुनिया में ऑलरेडी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश बन गया है। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे भारत की, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री हैं। अब इसकी वजह से हमारे देश में जो सिटीज़ का नंबर है वो भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो रहा है और अर्बनाइजेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये सस्टेनेबल नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। इनफॉर्मल सेटलमेंट्स, अब हमारे इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन का सिग्निफिकेंट ऐसा प्रोपोर्शन है जो स्लम्स में या फिर इनफॉर्मल सेटलमेंट्स में रहता है, जहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर या सर्विसेज भी उनको नहीं मिल पाती हैं। पर नाम का तो है कि भैया बड़े शहर में रह रहे हैं, लेकिन वो रह कैसे रहे हैं? अगर तुमने मतलब एक कमरे में पूरी ज़िंदगी गुजारनी है तो इससे अच्छा तो गांव देहात की ज़िंदगी है। वहाँ पे एनवायरनमेंट अच्छा है, खेत हैं, मज़े से घूमो फिरो। पर ऑब्वियसली है कि वहाँ पे फिर जॉब्स की कमी हो सकती है। तो ये जॉब्स ही तो एक सबसे बड़ा कारण है, पेट ही एक सबसे बड़ा कारण है कि कई गांव देहात के लोग बेचारे शहरों की तरफ भागते हैं। तो वहाँ पे उनको इनफॉर्मल सेटलमेंट्स में, या कुछ लोग तो स्लम्स में भी रहते हैं जहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं होता है, सर्विसेज भी नहीं होती हैं। तो ये जो सेटलमेंट्स होती हैं इनको बेसिकली जो फॉर्मल सिस्टम है उससे बाहर रखा जाता है और उन्हें ऑफन मार्जिनलाइज किया जाता है। मतलब उनको ऐसे रखा जाता है भाई ठीक है, जैसे मर्जी, जो भी परिस्थिति है वैसे रहो और महीने का जो पैसा है उसको देते रहो। फिर आता है एंशिएंट एंड मॉडर्न सिटीज़ की कोएग्जिस्टेंस। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी इंडिया के अर्बनाइजेशन का। हमारी कुछ एंशिएंट सिटीज़ हैं जैसे कि वाराणसी, जयपुर और हरिद्वार, ये अपने रिच कल्चर, हेरिटेज और हिस्ट्री के लिए जानी जाती हैं। और ये काफ़ी ऐसी मॉडर्न सिटीज़ हैं जिनके साथ कोएग्जिस्ट कर रही हैं। मॉडर्न सिटीज़ जैसे कि मुंबई, बेंगलोर, गुड़गांव, इनके साथ ये हमारे भारत के अंदर ही कोएग्जिस्ट कर रही हैं। तो ये एक काफ़ी यूनिक फीचर है हमारे भारत के अर्बनाइजेशन का कि यहाँ पे कई एंशिएंट सिटीज़ हैं, वाराणसी, जयपुर, हरिद्वार, जो कि कई मॉडर्न सिटीज़ जैसे कि मुंबई, बेंगलोर, गुड़गांव, उनके साथ कोएग्जिस्ट कर रही हैं। फिर आता है अर्बनाइजेशन ड्यू टू द टर्शरी सेक्टर। हमारे यहाँ पे इकोनॉमी में आता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। अब देखिए कई इंडियन सिटीज़ जो हैं वहाँ पर टर्शरी सेक्टर काफ़ी डेवलप हो रहा है, जैसे कि कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन। तो ये भी एक कारण है कि वहाँ पे अर्बनाइजेशन हो रही है। अब क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है तो वहाँ पे जॉब्स आ रही हैं, तो कई बेचारे गाँव देहात के लोग जो हैं वो नौकरियों के लिए अपने घरों के गाँव से बाहर निकल रहे हैं। जोग्राफिकल डिफरेंस, अब देखिए जैसे हम सदर्न इंडिया की बात करें तो नॉर्थ और ईस्टर्न इंडिया के कंपैरिजन में वो ज़्यादा अर्बनाइज है, क्योंकि वहाँ पे हिस्टोरिकल, सोशियो कल्चरल और एजुकेशनल रिसोर्सेज हमेशा से प्रेजेंट रहे हैं। तो इसकी वजह से जो साउथ इंडिया है वो थोड़ा ज़्यादा अर्बनाइज्ड है कंपैरिजन टू नॉर्थ इंडिया या फिर ईस्ट इंडिया। अब हम बात करते हैं कि भारत में ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अर्बनाइजेशन बढ़ रही है। सबसे पहले इकोनॉमिक फैक्टर्स, ये मैंने पहले भी कहा कि जो अर्बन एरियाज़ है वहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं नौकरियों की और वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा पैसा भी है। रूरल एरियाज़ में जो बेसिकली अगर मान लो आपके पास कोई नौकरी है, जैसे सरकारी नौकरी है तो ठीक है, नहीं तो प्राइवेट में कोई इतना ज़्यादा पैसा नहीं है और फिर वहाँ पे एग्रीकल्चर या जो अलग सेक्टर है वही बच जाता है। तो एक इकोनॉमिक फैक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं और उसके साथ साथ हायर वेजेस हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो बेंगलोर और हैदराबाद में काफ़ी IT इंडस्ट्री की ग्रोथ हो रही है, जिसकी वजह से अलग अलग सेक्टर्स में कई ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो यहाँ पे अलग अलग भारत के हिस्सों से आते हैं अपनी नौकरी के लिए। तो फिर इस प्रकार से ये एक इकोनॉमिक फैक्टर बनता है अर्बनाइजेशन का। फिर आता है सोशल फैक्टर्स। अब देखिए अर्बन एरियाज़ जो हैं वहाँ पे काफ़ी सोशल और कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जांपल जो क्वालिटी एजुकेशन या हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं मुंबई में या दिल्ली में, वो भी एक कारण है कि रूरल एरियाज़ से काफ़ी लोगों को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। पॉलिटिकल फैक्टर्स की बात करें तो हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी हैं जो अर्बनाइजेशन को इनकरेज करती हैं, जैसे कि स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव इस देश की गवर्नमेंट ने चलाया है, जिसका एम है कि भारत में 100 स्मार्ट सिटीज़ को डेवलप किया जाए। तो इसकी वजह से भी अर्बनाइजेशन की ग्रोथ भारत में होगी। एनवायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि काफ़ी नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं जो रूरल पॉपुलेशन को फोर्स कर रहे हैं कि वो अपनी सेफ्टी या स्टेबिलिटी के लिए अर्बन एरियाज़ में जाएँ। अब किस प्रकार के नेचुरल डिज़ास्टर्स बहुत हैं यार, जैसे कि क्लाउड बर्स्ट है, कई जगह हमें क्लाउड बर्स्ट देखने को मिलता है। लैंडस्लाइड्स हमें देखने को मिल रही हैं हिमाचल में, केरल के वायनाड में अभी लैंडस्लाइड हुई, हिमाचल में तो होती रहती हैं, उत्तराखंड में होती रहती हैं, तो लैंडस्लाइड्स हैं। इसके साथ साथ
क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे कि पनामा एक देश है, वहाँ पे उसने अपने आइलैंड में जितने भी लोग हैं उन सारों को कहा कि भाई तुम एक अलग जगह चले जाओ, वहाँ पे खाली करवाया गया क्योंकि वो पूरा डिस्ट्रॉय होने वाला है क्लाइमेट चेंज की वजह से। फ्लैश फ्लड्स हमें काफ़ी देखने को मिलते हैं, हिमाचल में बड़े फ्लैश फ्लड्स आते हैं, उत्तराखंड में आते हैं और नॉर्थ ईस्ट में आते हैं, देश के और भी बहुत हिस्सों में आते हैं। फिर हमारा नॉर्थ पोल जो है वो भी पिघल रहा है आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन की वजह से। इसके साथ साथ जो प्लास्टिक रिसाइकलिंग है वो भी आज के समय पोल्यूशन को बढ़ा रहा है। मतलब ऐसा माना जाता है कि प्लास्टिक को अगर आपने ख़त्म करना है तो प्लास्टिक की रिसाइकलिंग करो, मगर प्लास्टिक रिसाइकलिंग से भी पोल्यूशन बढ़ रहा है। एटमॉस्फेरिक रिवर्स जो हैं वो क्लाइमेट चेंज की वजह से अपने डायरेक्शन को बदल रही हैं। इसके साथ साथ ग्रीन हाउस इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। ये एक स्पीसीज़ है, इसकी पॉपुलेशन काफ़ी कम हो रही है, कुछ समय में ये एक्सटिंक्ट होने वाली है। फिर ये जितना भी क्लाइमेट चेंज है उन सारों के लिए हम ह्यूमन ही रिस्पॉन्सिबल हैं, इसको प्रूव किया था इस साइंटिस्ट ने जिनका निधन हो गया है। फिर आप सब जानते हैं ओजोन डिप्लीशन एक बहुत बड़ा कारण है। तो ये जितनी भी वीडियोज़ मैंने आपको बताई हैं इन सारों को मैंने अच्छे से अलग वीडियोज़ में कवर किया है, इनको ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपके पास क्लाउड बर्स्ट क्या होते हैं, लैंडस्लाइड्स क्या होती हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से पनामा को क्यों अपने आइलैंड को खाली करवाना पड़ा, फ्लैश फ्लड्स क्या होते हैं, आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन क्या होती है, प्लास्टिक रिसाइकलिंग से पोल्यूशन कैसे बढ़ रहा है, एटमॉस्फेरिक रिवर्स क्या होती हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, और इसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज की वजह से ये कौन सी स्पीसीज जिसकी पॉपुलेशन कम हो रही है, ह्यूमंस कैसे रिस्पॉन्सिबल है क्लाइमेट चेंज के लिए, इस व्यक्ति ने इसको सिद्ध किया था, और ओजोन डिप्लीशन क्या है। इन सारे टॉपिक्स को मैंने अच्छे से अलग वीडियोज़ में कवर किया है, ज़रूर देखिएगा, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आती है। अब देखिए जो अर्बन एरियाज़ है वहाँ पे इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, वहाँ पे मेट्रो रेल है, तो इसलिए लोगों को अर्बन एरियाज़ में एक जगह से दूसरे जगह जाना भी काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। और अर्बन एरियाज़ में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ये उसे भी काफ़ी इम्प्रूव करता है। डेमोग्राफी फैक्टर्स आते हैं, क्योंकि भारत की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो रही है, तो इसकी वजह से भी जो अर्बन एरियाज़ है उनकी ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा ये जो रैपिड पॉपुलेशन इंक्रीज़ है ये भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको घर चाहिए, जिनको सर्विसेज चाहिए, तो उससे अर्बन एरियाज़ बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ पुश फैक्टर्स आते हैं जो अर्बनाइजेशन को पुश कर रहे हैं। कौन कौन से पुश फैक्टर्स हैं? रूरल पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। गांव देहात में गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो इसलिए वो अर्बन एरियाज़ में आ रहे हैं। लैक ऑफ बेसिक सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज़। रूरल एरियाज़ में थोड़ी बेसिक सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है। फिर आता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड वायलेंस। कई ऐसे गांव देहात के एरियाज़ हैं जहाँ पे थोड़ी बहुत पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमें देखने को मिलती है। पूरी दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वायलेंस वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो रही है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन वहाँ पे काफ़ी है, तो ये भी कुछ फैक्टर्स हैं। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और नेचुरल डिजास्टर्स, ये तो हमने ऑलरेडी कवर किया है, लैंडस्लाइड्स, फ्लैश फ्लड्स, क्लाउड बर्स्ट, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। फिर लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, काफ़ी कम इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हमें रूरल एरियाज़ में देखने को मिलती हैं, तो ये कुछ पुश फैक्टर्स हैं। अब हम बात करते हैं कुछ पुल फैक्टर्स की। पुश फैक्टर्स मतलब कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को रूरल एरिया से बाहर धकेल रही हैं। अब हम पुल फैक्टर्स की बात करते हैं, कैसे कौन से फैक्टर्स है जो अर्बन एरियाज़ में लोगों को अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है, जो अट्रैक्ट कर रही है, जो खींच रही है। रूरल एरियाज से धक्के दे रही है पुश फैक्टर, अब अपनी तरफ खींच रही है पुल फैक्टर। तो सबसे पहले आता है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अर्बन एरियाज़ में, फिर आता है एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड और हायर वेजेस अर्बन एरियाज़ में, फिर आता है कि अर्बन एरियाज़ में एजुकेशन और हेल्थ केयर जो है उसमें भी काफ़ी अच्छी एक्सेस है। फिर अर्बन एरियाज़ में आपको सोशल और कल्चरल डाइवर्सिटी भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी, जो कि दुर्भाग्यवश रूरल एरियाज़ में नहीं होती है। इसके साथ साथ अर्बन एरियाज़ में मॉडर्न एमिनिटीज़ हैं, टेक्नोलॉजी है, इन सारों की एक्सेस भी आपको वहाँ देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं कि अर्बनाइजेशन के या रैपिड अर्बनाइजेशन के क्या एडवर्स इम्पैक्ट्स हैं हमारे भारत में। देखिए, सबसे पहले एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अर्बनाइजेशन की वजह से सॉइल इरोजन काफ़ी हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन काफ़ी हो रहा है। अब अर्बन एरिया बनाया जाएगा तो वहाँ पे पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, मकान बनाए जा रहे हैं, बाकी चीज़ें बनाई जा रही हैं, सड़कें वगैरह, सारी एमिनिटीज़ तो प्रोवाइड की जा रही हैं, लेकिन एनवायरनमेंट को नहीं देखा जा रहा है और पॉल्यूशन उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसे कि हमारे भारत में रैपिड एक्सपेंशन हुई सिटीज़ की, तो जिसकी वजह से ग्रीन स्पीसीज़ जो हैं यानी कि फॉरेस्ट वगैरह, पेड़ पौधे, ये सब डिक्रीज़ हुए और एयर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। अर्बन एरियाज़ में तो नॉइस पोल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर की स्ट्रेन और ओवर क्राउडिंग। अब जैसे दिल्ली और मुंबई है, यहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड है कि यहाँ पे आपको अफोर्डेबल हाउसिंग की शॉर्टेज देखने को मिलेगी। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी इनएडिक्वेट है, इतनी पॉपुलेशन है,
तो यहाँ पे ओवर क्राउडिंग भी एक बात होती है। फिर आता है लॉस ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। अब आप रियल एस्टेट या बेंगलुरु या हैदराबाद के आसपास देखो, फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड ही नहीं है। वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में काफ़ी रिडक्शन हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि जो अर्बन एरियाज़ है वहाँ पे तो चलो ज़मीनें छोड़ ही दो कि वहाँ पे कुछ तुम उगाओगे, लेकिन उसके आसपास के जो एरियाज़ हैं वो पोल्यूशन की वजह से वो भी ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं और वहाँ की मिट्टी की उर्वरक क्षमता जो है, फर्टिलिटी जो है वो भी कम हो रही है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड का लॉस भी हमें देखने को मिल रहा है। रूरल रेजिडेंट्स की डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए अर्बनाइजेशन की वजह से क्या होता है, रूरल रेजिडेंट्स की डिस्प्लेसमेंट भी होती है। कई लोगों को अपने घरों को छोड़ना पड़ता है, अपने कम्युनिटीज़ को छोड़ना पड़ता है अर्बन डेवलपमेंट के लिए या फिर अर्बन एरियाज़ में रहने के लिए, पैसा कमाने के लिए, नौकरियां करने के लिए। फिर यहाँ पे रिसोर्सेज और सर्विसेज की भी इनइक्वालिटी है। अब देखिए अर्बनाइजेशन में भी काफ़ी ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ हमें देखने को मिल रही हैं। जैसे मुंबई और कोलकाता जैसी जगहों में जो स्लम ड्वेलर्स हैं उनके पास बेसिक सर्विसेज भी नहीं है, वो बेसिक सर्विसेज के एक्सेस को भी लैक करते हैं। तो यहाँ पे ये इनइक्वालिटी आ गई। फिर आता है ट्रैफिक कंजेशन एंड पुअर एयर क्वालिटी। अब पुअर एयर क्वालिटी तो पोल्यूशन में आ गया। अब दिल्ली में देखो क्या हाल है, कितना ज़्यादा मतलब वहाँ पे ख़राब एयर क्वालिटी है, कितना पोल्यूशन है वहाँ पे। इसके साथ साथ ट्रैफिक कंजेशन, जो शहर है वहाँ पे बहुत ज़्यादा घंटे घंटे तक जाम लगता है। आप सब जानते हैं, आप में से जितने भी लोग अगर कोई बड़े शहरों में गए हों या रहते हों तो आपको पता है कि वहाँ पे ट्रैफिक तो एक आम बात है, ठीक है। या फिर ऐसी कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ पर भी ट्रैफिक एक आम बात है। जैसे कि अगर बेंगलुरु और दिल्ली की बात करें तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, वहाँ पे जाम लगता है तो घंटे घंटों जाम लग जाता है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, नेचुरल हैबिटेट जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, फ्रेगमेंट हो रहे हैं। और जब किसी जानवर के, पशु पक्षी के नेचुरल हैबिटेट ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का लॉस भी हो जाएगा। जैसे कि चेन्नई और पुणे जैसी सिटीज़ की जब एक्सपेंशन हुई तो उससे कई ऐसे जीव जंतु हैं जिनके नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रॉय हुए और उनसे बायोडाइवर्सिटी का भी लॉस हुआ। अब हम बात करते हैं कि कुछ सोशल प्रॉब्लम्स ऐसी कौन सी जुड़ी हुई हैं भारत के अर्बनाइजेशन के साथ। सबसे पहले सोशल डिस्क्रिमिनेशन। देखिए अभी जातिवाद इस देश की सच्चाई है और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके साथ अर्बन एरियाज़ में भी वहाँ के लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं जस्ट बिकॉज कि वो एक XYZ जात के हैं। धर्म एक फैक्टर हो सकता है, जात एक फैक्टर हो सकता है, या फिर इथनिक ग्रुप एक फैक्टर हो सकता है। अब इथनिक ग्रुप की मैं अगर बात करूं तो जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहन हैं, नॉर्थ ईस्ट के भी हमारे भाई बहनों का भारत के ऊपर उतना ही अधिकार है जितना हमारा अधिकार है नॉर्थ इंडियंस का, साउथ इंडियंस का। लेकिन हमारे जो नॉर्थ इंडियंस के भाई बहन हैं, कई बार आपने देखा होगा, कई शिकायतें आपने सुनी होंगी कि मतलब नॉर्थ ईस्ट के लोग ऐसा बोल रहे हैं कि भाई उनको चाइनीज़ बोला जा रहा है या उनको और शब्दों के साथ पुकारा जा रहा है, जो कि गलत है। तो ये इथनिक ग्रुप्स के साथ मतलब डिस्क्रिमिनेशन है। तुम कैसे किसी को चाइनीज़ जो एक भारतीय है, जो भारत के अंदर रहता है, भारत की टेरिटरी में रहता है और जो प्राउड इंडियन है, हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के भाई बहन हैं वो प्राउड इंडियंस हैं। अभी तक मैं अपने जीवन में कभी भी वैसे किसी नॉर्थ इंडियन के साथ मिला नहीं हूँ, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि ये लोग पूरे देशभक्त हैं और क्योंकि ये इंडिया के सिटीज़न हैं तो इनके पास भी वो सारे राइट्स हैं जो हमारे पास हैं। तो जैसे हम बोलते हैं कि हमारे पास राइट टू लिव आवर लाइफ विद डिग्निटी, डिग्निटी के साथ हमें जीने का अधिकार है। पूरे भारत के किसी भी हिस्से में हम जाके घूम सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं क्योंकि हमारा मौलिक अधिकार है। लेकिन फिर भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है या इस प्रकार की चीज़ें उनको बोली जाती हैं कि तुम तो चाइनीज़ हो या है ना, मतलब इस प्रकार के। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो कास्ट के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, इथनिक ग्रुप्स के ऊपर ऐसे अर्बन एरियाज़ में भी डिस्क्रिमिनेशन होती है। हाउसिंग में, एम्प्लॉयमेंट में, पब्लिक सर्विसेज के एक्सेस में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है, जो बड़ा ही दुर्भाग्य है। फिर फैमिली सिस्टम में काफ़ी चेंजेस आते हैं। देखिए अर्बनाइजेशन की वजह से ट्रेडिशनल जो फैमिली सिस्टम या फैमिली स्ट्रक्चर है भारत में, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं। अब न्यूक्लियर फैमिलीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गई हैं और जो एक्सटेंडेड फैमिलीज़ वो काफ़ी कम होती जा रही हैं। पहले सारे भाई बहन जितने भी थे सब एक साथ रहते थे, अब न्यूक्लियर फैमिलीज़ जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं और जो एक्सटेंडेड फैमिलीज़ हैं वो कम होती जा रही हैं। अब सारे लोग अपना अपना ही देख रहे हैं, एक दूसरे का कोई मतलब रिश्तेदारियों के वगैरह को, जैसे मान लो कोई फंक्शन आ गया तो सारे मिल लेंगे, अदरवाइज़ ऐसा कोई बड़ा मतलब इस प्रकार की चीज़ें नहीं हैं। तो एडल्ट्स और बच्चे जो हैं उनको भी लैक ऑफ सपोर्ट मिल रहा है। अब पति पत्नी काम कर रहे हैं तो फिर वो आया हुआ रखी जा रही है, नैनी जिसको बोलते हैं, वो बच्चों को संभाल रही है। तो इस प्रकार की चीज़ें भी हमें देखने को मिल रही हैं अर्बनाइजेशन की वजह से। फिर आता है घेटोइजेशन। अब ये क्या होती है? फॉर्मेशन ऑफ घेटोज, मतलब कि सेग्रीगेटेड नेबरहुड बेस्ड ऑन रेस, रिलीजन एंड कास्ट।
मतलब कि जैसे मान लो आप किसी XYZ रेस से आते हो, अलग धर्म से, अलग कास्ट से, तो सेग्रीगेट कर दिए जाएंगे भाई, इस प्रकार के इस रेस के लोग जो हैं वो यहाँ पे ही रहेंगे, इस रेस के यहाँ रहेंगे, इस रेस के यहाँ, मतलब अलग अलग कर दिए जा रहे हैं। तो इसलिए इस प्रकार के जो सेग्रीगेशन है, जो घेटोज बन रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी नैरो माइंडेडनेस बताती है। ये बताता है कि हम ह्यूमंस हैं, हम इवोल्यूशन के टॉप पर बैठे हैं, लेकिन फिर भी हम को एग्जिस्टेंस नहीं सीख पाए, हम एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब हम नहीं कर पा रहे हैं, राइट। ये इसका एक क्लासिक एग्जांपल है कि जहाँ पे अलग अलग सेग्रीगेटेड नेबरहुड्स बन रहे हैं कि ये जगह सिर्फ इस जात या इस धर्म या इस रेस की है, फिर दूसरी जगह किसी अलग रेस या अलग रिलीजन या अलग रेस की है। तो इस प्रकार से हम सेग्रीगेट करके रह रहे हैं। तो ये बता रहा है कि हम अभी तक भी को एग्जिस्ट करना नहीं सीखे। और फिर जो जैसे पुअर सेक्शन है, बेचारे जो गरीब हैं, उनको ओवर क्राउडेड या जो पुअरली मेंटेन स्लम्स होते हैं वहाँ पे रहना पड़ता है, जैसे मुंबई का धारावी है। तो ये घेटोइजेशन है कि मतलब तुम अलग अलग घेटोज या फिर सेग्रीगेटेड नेबरहुड्स बना रहे हो, और किसके बेसिस पे, रेस, रिलीजन और कास्ट के बेसिस पे। तो ये बता रहा है कि हम ह्यूमन बींग्स होने के बावजूद भी जानवरों से बदतर हैं और हम को एग्जिस्ट नहीं कर पा रहे हैं, इवन अर्बन एरियाज़ में भी। फिर कास्ट सिस्टम एक बहुत ही मतलब प्रचलित है, इसके ऊपर तो तुम पूरा मतलब किताब लिखी जा सकती है कि कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन इस देश में होती आ रही है, और यहाँ पर हर एक जाति जो है वो अपने नीचे एक अलग जाति को ढूंढ लेती है दबाने के लिए या उसको साथ डिस्क्रिमिनेट करने के लिए। तो अर्बनाइजेशन जो है यहाँ पर भी ये चीज़ें हो रही हैं। अब ऐसा हम मानते हैं कि अगर कहीं अर्बनाइजेशन है तो वहाँ पे पढ़े लिखे लोग रहेंगे, वहाँ पे थोड़े मॉडर्न सोच वाले लोग रहेंगे, मगर ये सब दिखावा है। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, ये जो बड़े अमीर या बड़े पढ़े लिखे ना, ये सब दिखावा है। एजुकेशन का जो एंड गोल है वो पर्सपेक्टिव है, या फिर पैसा है तो मतलब ठीक है, आप अपनी लाइफ को अपलिफ्ट कर सकते हो। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा आता है तो वो घमंडी बन जाते हैं, या फिर ना वो अपने आप को एलीट समझने लग पड़ते हैं। तो फिर वो गरीब को या फिर किसी की जाति धर्म देख के फिर उसको दबाने लग पड़ते हैं। तो ये रियलिटी है, ये जो अर्बनाइजेशन है। मतलब ठीक है, तुम्हारे पास पैसा है, कई ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि उनके पास पैसा है तो मतलब वो तो पता नहीं खुदा ही बन गए या जो भी है ना। ये पैसे वाली बात नहीं, कई अगर पावरफुल पोजीशन में भी बैठ जाएं तो वो भी अपने आप को मतलब खुदा मानने लग पड़ते हैं, इस प्रकार की चीज़ें। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे समाज में हैं, और ये बताता है कि बेसिकली तुम इवोल्यूशन के टॉप पे तो बैठे हो, लेकिन तुम एक कॉन्शियस लाइफ नहीं जी पा रहे हो। तुम्हारी जो मानसिकता है वो अभी तक भी जानवरों जैसी ही है, तो इसीलिए तुम बॉर्डर्स बना रहे हो। फिर आता है सोशल अनरेस्ट एंड क्राइम। अब रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से काफ़ी क्राइम भी बढ़ता है, सोशल अनरेस्ट भी बढ़ता है। जैसे दिल्ली में आप देख लो कितने दंगे होते हैं, और महिलाओं के लिए कितना ज़्यादा असुरक्षित बन चुका है दिल्ली या और भी बड़े शहर हैं, और महिलाओं के लिए तो कुछ भी सुरक्षित नहीं। अब देखो तुम कोलकाता में क्या हुआ, वो एक डॉक्टर बेचारी अपनी नौकरी कर रही थी और उसके साथ जो भी हुआ वो आप सबको पता है, इतना ज़्यादा गैंगरेप उसके साथ हुआ, उसको मार दिया गया। और जो मतलब जो भी उस बेचारी बच्ची के साथ हुआ, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अब ये रियलिटी है। ठीक है, इनके ऊपर बात इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि ये रियलिटी है, तो हम रियलिटी से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। तो ये हमारा समाज है, यहाँ पे कोई भी सुरक्षित नहीं है। मतलब यहाँ लड़कियों के साथ रेप हो रहे हैं, लड़कों को कहीं पे मार दिया जा रहा है, कोई डरा रहा है, या इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं, धर्म जात के नाम पे दंगे हो रहे हैं भारत में, मतलब बहुत केओस है। तो यहाँ पे जो सोशल अनरेस्ट और क्राइम है, इसके कुछ कारण होते हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, गरीबी है, या डिस्प्लेसमेंट है। फिर गेटेड कम्युनिटीज़ होती हैं, यहाँ पे गेटेड कम्युनिटीज़ बनती हैं जहाँ पे सिर्फ सर्टेन लोग ही रह सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे कई ऐसे अमीर आदमी हैं, तो अमीरों की एक अलग ही कॉलोनी बन जाती है ना। दिल्ली में, चंडीगढ़ में, पुणे में, हैदराबाद में, ऐसी जगहों पे तुम देखोगे भाई जो बड़ा अमीर है उसकी एक अलग ही कॉलोनी है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे एक इंटीग्रेशन की बड़ी दिक्कत आती है, या अलग अलग सोशल ग्रुप्स के साथ अंडरस्टैंडिंग कैसे बनानी है, बिठानी है, उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, और इसकी वजह से सोशल इनइक्वालिटी बढ़ती है। अब हम कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करते हैं अर्बन डेवलपमेंट से जुड़े हमारे भारत में। सबसे पहले आता है जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रीन्यूएबल मिशन। इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था 2005 में, और इसका एम है कि जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज को डेवलप करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए। फिर आता है नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी 2006। इसका एम है कि अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है उसमें सस्टेनेबल और इक्विटेबल प्रमोशन जो है वो हो, और उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ साथ नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस भी आएंगे। फिर आता है नेशनल अर्बन हाउसिंग एंड हैबिटेट पॉलिसी। इसका एम है कि अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड की जाए और अर्बन रेजिडेंट्स को इम्प्रूव लिविंग कंडीशंस प्रोवाइड की जाएँ, खासकर जो लो इनकम ग्रुप्स हैं, जो
मतलब कम पैसा कमा रहे हैं, कोई बड़े वेल्दी, बड़े रिच नहीं हैं। फिर आता है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन। इसको लॉन्च किया था 2013 में। इसका एम था कि अर्बन पुअर हाउस होल्ड जो हैं, अर्बन एरियाज़ में जो गरीब लोग रह रहे हैं वहाँ पे गरीबी को रिड्यूस किया जाए और जो वनरेबिलिटी है अर्बन पुअर की उसको भी कम किया जाए। कैसे? स्किल डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें देके और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा के। फिर आता है हृदय, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। इसको 2014 में लॉन्च किया गया। इसका एम है कि जो हमारे भारत की कल्चर हेरिटेज है उसे कंजर्व किया जाए, रिवाइटलाइज़ किया जाए हमारे भारत की 12 आइडेंटिफाई सिटीज़ में, और वहाँ का जो टूरिज़्म पोटेंशियल है उसे बढ़ाया जाए। फिर आता है स्वच्छ भारत अभियान। इसको 2014 में लॉन्च किया गया था। एम क्या था कि अर्बन एरियाज़ में सैनिटेशन और क्लीनलीनेस को इम्प्रूव किया जाए, इवन ज़्यादा से ज़्यादा टॉयलेट्स बनाए जाएँ और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर भी काम किया जाए। फिर आता है प्रधानमंत्री आवास योजना। इसको 2015 में लॉन्च किया गया था। एम था कि अर्बन रेजिडेंट्स, खासकर जो कम पैसा कमाते हैं, लो इनकम ग्रुप्स हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, उन्हें अफोर्डेबल हाउस यानी कि अर्बन रेजिडेंट्स को एक अफोर्डेबल घर प्रोवाइड किया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना कब लॉन्च हुई थी? 2015 में। फिर आता है स्मार्ट सिटीज़ मिशन। इसको 2015 में लॉन्च किया गया था। एम था कि 100 स्मार्ट सिटीज़ को डेवलप किया जाएगा और यहाँ पे फोकस किसके ऊपर होगा? इंक्लूसिव अर्बन डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर। फिर आता है अमरूत, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसपोर्टेशन। इसको भी 2015 में लॉन्च किया गया था। एम था कि अर्बन एरियाज़ में बेसिक सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड किया जाए, जैसे कि वाटर सप्लाई है, सीवरेज सिस्टम्स हैं। तो अभी तक हमने अर्बनाइजेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स देखी हैं, अब हम देखते हैं कि उनको ख़त्म करने का, एड्रेस करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स उठाए जा सकते हैं। सबसे पहले सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स को लगा सकते हैं। रिसाइकलिंग और कंपोस्टिंग जो है सॉलिड वेस्ट की, उसे प्रमोट कर सकते हैं। नीति आयोग ने रिकमेंड किया था कि एक वेस्ट टू एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होनी चाहिए जो कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जो प्रॉब्लम है अर्बन एरियाज़ में उसको एड्रेस करे। फिर आता है नेशनल अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगर हम नेशनल अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करते हैं तो वो हेल्प करेगा अर्बन डेवलपमेंट को मॉनिटर करने के लिए नेशनल लेवल पे, और जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनके रोल को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगा। किस किस में? अर्बन प्लानिंग में, डेवलपमेंट में और मैनेजमेंट में। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन, हम सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन को डेवलप कर सकते हैं जो कि ट्रैफिक कंजेशन को रिड्यूस करे और एयर पोल्यूशन को भी रिड्यूस करे। फिर आता है कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन। हम अलग अलग लेवल पे गवर्नमेंट के साथ, अलग अलग गवर्नमेंट्स के साथ, प्राइवेट सेक्टर के साथ कोऑर्डिनेट और कोलैबोरेट कर सकते हैं ताकि जो कम्प्लेक्स चैलेंजेस हैं अर्बनाइजेशन के उसको एड्रेस किया जा सके। पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, हम प्राइवेट सेक्टर की जो इन्वेस्टमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हाउसिंग पे और बाकी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे, उसे भी बढ़ावा दे सकते हैं, इनकरेज कर सकते हैं और एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बना सकते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए पॉलिसीज़ और लीगल रिफॉर्म्स के तहत। अफोर्डेबल हाउसिंग, एक मिक्स्ड इनकम हाउसिंग को हम प्रमोट कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन की मदद से, जो कि एक स्पेशल डेवलपमेंट जोन्स प्रोवाइड करेगा अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए। ग्रीन स्पेसेस एंड पार्क्स, देखिए हम ग्रीन स्पेसेस और पार्क्स को ज़्यादा इम्प्रूव करें ताकि एयर और वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें, और हम एक रिक्रिएशनल एरियाज़ जो हैं, पब्लिक रिक्रिएशनल एरियाज़ उन्हें प्रोवाइड करें। अब हम कुछ सक्सेसफुल एग्जांपल्स की बात करते हैं सस्टेनेबल एंड प्लान्ड अर्बनाइजेशन की भारत में। यहाँ पे 2 एरियाज़ आते हैं, चंडीगढ़, इंदौर। सबसे पहले चंडीगढ़ की बात करते हैं। देखिए चंडीगढ़ जाना जाता है अपने वेल प्लान्ड अर्बन डिज़ाइन के लिए, एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए, जो कि मदद करता है कंजेशन को, ट्रैफिक कंजेशन को रिड्यूस करने के लिए भी, और वहाँ पे जो रह रहे हैं उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ये उसे भी इम्प्रूव करता है। फिर आता है इंदौर। इंदौर अपने वेस्ट मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स के लिए जाना जाता है। काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स इंदौर ने शुरू किए हैं ताकि जो कलेक्शन और डिस्पोजल है वेस्ट का उसे इम्प्रूव किया जाए। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स में 6ठी बार लगातार 2022 में इंदौर टॉप किया था। तो ये है दोस्तों अर्बनाइजेशन, इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने देख लिए हैं। काफ़ी विस्तार से हमने इस टॉपिक को कवर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट को कंटिन्यू की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जो भी वीडियोज़ मैंने बताई हैं उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एक बार हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करिएगा और उन वीडियोज़ को जरूर देख लीजिएगा क्योंकि एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लैंडस्लाइड्स, फ्लैश फ्लड्स, क्लाउड बर्स्ट, ये तो अभी भी खबरों में है ही, आप सब जानते हैं। जीके कंटेंट और जीके टिक्स ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।